और इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ में दो खास मेहमान हैं। रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह जी मेरे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ में पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल गुरमीत सिंह जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, ये पूरी दुनिया के सामने है। चीन की अलग अलग चालें किस तरह की हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो आखिर किस तरह से सख्त कार्रवाई चाइना के खिलाफ की जा सकती है? जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और इस क्षण का सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए कि जिस प्रकार पूरे विश्व के अंदर में 17.5 करोड़ संक्रमित हो चुके हैं और 37 लाख मर चुके हैं। इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका ओरिजिन क्या था, और ये सच्चाई पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी शक शंका है हर एक चीज की सुई चाइना की तरफ है। अभी इस हालत में जब G7 के जो शिखर लीडर्स हैं इकट्ठे हुए हैं, उनके सामने में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोरोना वायरस से रिकवरी किस प्रकार हो। कोरोना वायरस के कारण जो इकोनॉमी को क्षति हुई है उसको किस प्रकार भरपूरी हो। और जिस प्रकार से चीन ने पूरा दुनिया के ऊपर में एक असर्टिवनेस, एक अग्रेसिवनेस, एक बिलिजरेंस और एक झगड़ालू सा एक क्षेत्र, एक क्षण सा बना दिया है, और जिस प्रकार चाइना ने अपना BRI के तहत एक इकोनॉमिक क्लोनाइजेशन, एक डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, और किस प्रकार से पूरी दुनिया के ऊपर में एक चैलेंज सा बना हुआ है इस सब को डिसाइड करने के लिए जो G7 समिट में है। और आपने बहुत सुंदर से ये सवाल किया कि इस वक्त सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये है कि क्या ये कहां से आया, और जितने भी अभी स्टेटमेंट्स और मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट आए हैं उससे पता चलता है कि ये वुहान की लैब से लीक हुआ है। इसके पीछे में उनकी मंशा थी बायो वेपन की, और इसके अंदर में PLA भी शामिल था इस रिसर्च के अंदर में। और जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया US से डॉक्यूमेंट्स निकल के आए हैं, पता चलता है कि 2015 में चाइना के जो PLA के टेक्नीशियंस थे, साइंटिस्ट थे, उनकी भी ये चाहत थी, इंटेंशन थी, मंशा थी कि वो चाहते थे कि किस प्रकार बायो वॉरफेयर किया जाए। अभी इन चुनौतियों को लेकर जो G7 समिट है इसके अंदर में एकजुटता होने की, एक समरसता होने की, और किस प्रकार जो BRI ने एक पूरे विश्व के ऊपर में एक संकट सा ला दिया है उसका क्या अल्टरनेटिव हो। और आने वाले समय में जो पैंडेमिक, अगर ऐसा अभी पूरा कंट्रोल में नहीं आया है, अभी जो दुनिया में 37 लाख को खोया है, अभी भी चैलेंज बना हुआ है। चैलेंज है कि किस प्रकार विश्व के हर एक प्राणी को किस प्रकार से वैक्सीन दिया जाए, और इसके ऊपर में रिसर्च हो कि अगर आने वाले दिन के अंदर में अगर ऐसा हो तो किस प्रकार पूरी दुनिया इकट्ठा होके। बिल्कुल डॉक्टर गुरमीत, सबसे चिंता और सबसे कई ज्यादा सवाल तो यही खड़े हो जाते हैं कि जहां से ये वायरस की उत्पत्ति हुई वो सबसे पहले एक तरह से कॉप अप करता है, लेकिन पूरी दुनिया उसके प्रभाव में रहती है। डॉक्टर इस समय माफ कीजिएगा, जेके त्रिपाठी इस समय मेरे साथ में। जेके त्रिपाठी, जिस तरह से G7 पे अब ये मुद्दा भी उठेगा, ये पूरी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा चाहे वो बॉन्डेड लेबर या उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो, ये भी तस्वीर चीन की तरफ से लगातार सामने आई है। कहा जा सकता है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चीन एक तरह से सेंटर में रहने वाला है इस पूरी बैठक में भी, चर्चा में भी। देखिए, ऐसा है नैना कि जो ये G7 समिट हो रही है इसमें पहले तो सबसे बड़ी ये, जैसा कि जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि बिल्ड बैक बेटर जो इनकी थीम है, थीम से ही पता लग जाता है कि वो कैसे दुनिया के देशों को, विकासशील देशों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको चीन अपने डेट ट्रैप के माध्यम से, जिनको चीन कब्जा करने, जिनकी इकोनॉमी को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिर आप देखिए जो 5 एजेंडा आइटम्स हैं G7 के, उसमें देखिए सारे के सारे एजेंडा आइटम्स तकरीबन चीन को केंद्रित करके किए गए हैं। पहला ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है, ये मान लिया हम चीन को उतना केंद्रित करके नहीं किया जाता है, लेकिन जो देखिए तीसरा है कि प्रमोशन ऑफ फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी बाय चैंपियनिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड। यहाँ चीन के खिलाफ एक साफ संकेत है, क्योंकि चीन ये है जो कि फ्री और फेयर ट्रेड को नहीं प्रश्रय देता, नहीं बढ़ावा देता है।
क्योंकि चीन ने, आप देखिए अफ्रीका के कितने देशों में अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत वहाँ से मतलब कच्चा माल ले करके, खनिज ले करके और फिनिश प्रोडक्ट वहाँ पर बेचता है। और इसके साथ ही साथ चीन एक ये भी G7 का एजेंडा में है, शेयर्ड वैल्यू एंड ओपन सोसाइटीज। चीन में ओपन सोसाइटी नहीं है, चीन वैल्यू शेयर नहीं करता है। तो ये दो चीजें भी चीन में, जैसे कि आपने कहा ओपन सोसाइटी इसलिए नहीं कि वहाँ पे उइगर मुसलमानों के खिलाफ दमन हो रहा है, हांगकांग में ह्यूमन राइट्स का दमन हो रहा है, इनर मंगोलिया में, तिब्बत में, ये सब जगहें ऐसी हैं जहाँ की ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकारों का दमन हो रहा है और धार्मिक स्वतंत्रता भी छीनी जा रही है। तो इस सब को लेकर के जरूर इस पे चर्चा हो रही है और यही वजह है कि चीन इसकी वजह से कुछ बौखलाया हुआ है। बिल्कुल, और चिंता भी बढ़ रही होगी। चीन चिंतित है, आप दोनों बने रहिए सर मेरे साथ में। तो चीन चिंतित जरूर होगा क्योंकि चीन अब चौतरफा तरीके से घटता हुआ नजर आता है। अगर हम कोरोना की बात करें तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस बात की भी तहकीकात करने में जुटी है कि क्या कोरोना वायरस जानबूझकर फैलाया गया है। इस मामले में भारत के 2 वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके अनुसार कोरोना कोई कुदरती वायरस नहीं है, इसे वुहान जैसी किसी लैब में ही बनाया गया। क्या है वो सबूत जो कोरोना के लैब में पैदा होने की तस्दीक करते हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना सीधे इंसानों तक कैसे पहुंचा? कोरोना का प्रोटीन इंसानों से क्यों जुड़ा? कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग शक पैदा करती है। यह है कोरोना को लेकर एक नए रिसर्च, या यूं कहें कि कोरोना के नए सच से पैदा हुए सवाल। ये सवाल ही तय करेंगे कोरोना कुदरत की देन है या ड्रैगन की। कोरोना एक हादसा है या सोची समझी साजिश? कोरोना फैल गया या फिर जानबूझकर फैलाया गया? और इन सवालों के जो जवाब अब सामने आ रहे हैं वो चीन की साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का एक एमेच्योर ग्रुप ड्रास्टिक ने हाल ही के दिनों में ऐसे कई सबूत ढूंढ निकाले हैं जो कोरोना वायरस को लेकर अब तक के तमाम दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। पुणे की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनाली राहलकर और उनके पति राहुल बाहुलकर ड्रास्टिक ग्रुप का हिस्सा है और उनकी रिसर्च से उठे सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, कोरोना की संक्रमण चेन से इंटरमीडियरी गायब क्यों है? इस सवाल को इस तरह समझिए, किसी दूसरे जानवर में पाया जाने वाला वायरस ज्यादातर मामलों में कुछ और जानवरों को संक्रमित करता हुआ इंसानों तक पहुंचता है। वायरस के होस्ट और इंसानों के बीच के इन जानवरों को इंटरमीडियरी कहा जाता है। इंटरमीडियरी जानवरों में संक्रमण के जरिए वायरस खुद को इस तरह म्यूटेट करता है कि वो इंसानों को ज्यादा प्रभावित कर सके। कोरोना वायरस के केस में अब तक ऐसे किसी दूसरे जानवर की पहचान नहीं हो सकी है जिसे कोरोना ने इंसान के पहले संक्रमित किया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चमगादड़ों में पाए जाने वाला कोरोना वायरस इंसानों को संक्रमित करने में इतना सक्षम कैसे बन गया? कोरोना का स्पाइक प्रोटीन नेचुरल वायरस से अलग कैसे? कोरोना एक नेचुरल वायरस है या मैन मेड? इस सवाल के जवाब में यह सबूत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इंसानों को संक्रमित कर रहे कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन नेचुरल कोरोना वायरस से अलग है। कोविड-19 वायरस के स्पाइक प्रोटीन में फ्यूरिन क्लीवेज साइट पाया जाता है, जबकि ये साइट नेचुरल कोरोना वायरस में नहीं मिलता। सवाल उठ रहा है कि क्या नेचुरल कोरोना वायरस से जीनोम में बदलाव करके उसमें फ्लोरीन क्लीवेज बनाया गया? ये बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि इसकी वजह से कोविड-19 का वायरस ज्यादा संक्रामक हो गया है, ज्यादा खतरनाक हो गया है और इंसानों के सेल्स के साथ आसानी से अटैच हो जाता है। ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 का जीनोम है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये इस वजह से है कि इसमें एक फ्यूरिन क्लीवेज साइट है, मतलब जिसका जो आगे स्पाइक प्रोटीन है उसमें जो 2 सब यूनिट्स है, इसके बीच में एक फ्यूरिन क्लीवेज साइट करके है। वो अन्य कोरोना वायरस जो है सार्स की तरह सार्स कोरोना वायरसों में नहीं है, तो ये थोड़ी सी एक विचित्र बात उसमें है। कॉपर की खान से निकली रहस्यमयी बीमारी को चीन ने क्यों छुपाया? कोरोना वायरस की उत्पत्ति के सवाल को चीन लगातार टालता रहा है, लेकिन अब उसका झूठ एक एक कर उजागर हो रहा है। ड्रास्टिक से जुड़े एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों ने इसी सिलसिले में एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। साल 2012 में चीन के यूनान प्रांत में बंद पड़ी तांबे की एक खान में 12 मजदूर सफाई के लिए भेजे गए थे।
वापस लौटकर सारे मजदूर बीमार पड़ गए। उनमें न्यूमोनिया समेत कोरोना से मिलते जुलते कई लक्षण दिखाई दिए थे। पता चला कि खान में बड़ी तादाद में चमगादड़ मौजूद थे और मजदूरों को चमगादड़ों ने काट लिया था। इस घटना को चीन ने दबा दिया। माना यह भी जा रहा है कि इसी के बाद चीन ने चमगादड़ों से कोरोना वायरस को अलग किया और उसे एक जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में जुट गया। वुहान लैब की अधूरी जांच क्यों? पूरी दुनिया के साथ ही साथ कोरोना का सच तलाशते ड्रास्टिक ग्रुप ने भी वुहान में WHO की जांच को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। वुहान लैब में कुछ घंटों की इन्वेस्टिगेशन, जांच कमेटी में इंडिपेंडेंट मेंबर्स का न होना, जांच रिपोर्ट के सभी हिस्से सार्वजनिक न करना, आखिर वजह क्या है? ये भी रिसर्चर्स के सामने एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि जो मतलब डेटाबेसेस या जो चीजें यानी वहाँ के लैब के जो डिटेल्स उनको जो यहाँ लेके आके दुनिया को दिखाना चाहिए था, वो सब उस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। कोरोना का पूरा सच तभी सामने आएगा जब बिना किसी दबाव, बिना किसी छल के वुहान की लैब यूनान की चमगादड़ों वाली गुफाओं की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, ताकि ये पता चल सके कि कोरोना कुदरत का कहर था, एक आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था, या फिर दुनिया को दहलाने के लिए बनाया गया वायरस बम। टीम न्यूज़ नेशन। तो जिस तरह के अभी तक सबूत मिले हैं वो चीन की तरफ जरूर इशारा करते हैं। गुरमीत सिंह जी और त्रिपाठी जी मेरे साथ में हैं। गुरमीत सिंह जी, जिस तरह से अभी भी रिपोर्ट सामने आई वो भी चीन को कटघरे में खड़ा करता है। खुद चीन का बर्ताव ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। सबसे अहम सवाल यही कि पहले भी हमने इस तरह की तस्वीर देखी, तो क्यों ना जैविक हथियारों की मॉनिटरिंग करने के लिए भी ऐसी कोई संस्था हो या फिर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि चीन ने जो किया ये खतरा तो इसका प्रभाव जाने कब तक रहने वाला है। नैना जी, आपने बहुत सुंदर पॉइंट उठाया है। देखिए, सबसे पहले जो भारतीय वैज्ञानिक ने ये कहा है, बहुत ही अच्छी स्टडी और रिसर्च की है, जिससे पता लगता है कि ये कि गेन ऑफ फंक्शन, जिससे कि वेरुलेंट और लिथैलिटी को बढ़ाया गया है, और हर एक जो संकेत है वो इसी में जाता है कि ये लैब से बना है। अभी आपने बात की कि बायो वारफेयर की बात की। देखिए, संसार के अंदर में एक बायो वेपन कन्वेंशन है, BWC बोलते हैं, और चाइना ने इसको 1984 में 12 साल बनने के बाद में ज्वाइन किया था। और इसलिए चाइना ने 2008 में ये भी क्या कहा था कि ये जितने भी उसके पॉइंट्स हैं उसको अडहेयर करेगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसके बारे में क्या प्रश्न है, और जो स्टेटमेंट्स के जरिए जो एक के बाद एक जो एविडेंस आते जा रहे हैं, वहां से यही पता चलता है कि ये वुहान की लैब में बना है, ये अननेचुरल है, ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च थी, जिसके जरिए ये चाहते थे कि किस प्रकार से इसको एकदम लिथैलिटी और एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने में उनको मदद मिले। और देखिए, ये भी है कि जिस प्रकार से चाइना एक रिलक्टेंस, एक डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा के अंदर में लगा हुआ है ताकि असलियत पता न लगे। इसके अलावा जो WHO की भी एक कॉम्प्लेक्सिटी रही है, जिसके कारण असलियत आने में इतनी देर लग गई है। अभी तो ऐसा लगता है कि 19 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक सत्य मालूम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई और इसके अलावा बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर एंथनी फॉसी अमेरिका के हैं, उनकी ईमेल से जो पता चलेगा, और इसके अलावा बाकी जो साइंटिस्ट इसके साथ में लगे हुए थे, तो अवश्य ही एक बात पक्की है नैना जी कि सत्य सबके सामने में अवश्य आएगा। और बिल्कुल, सच सबके सामने जरूर आएगा, क्योंकि ये कहा जाए कि सर अब तो चौतरफा कोशिश की जा रही है। त्रिपाठी जी, चौतरफा कोशिश जरूर की जा रही है G7 में, और वो बहुत जरूरी इसीलिए लगता है, आप थोड़ा सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो चीन सबसे ज्यादा, अगर ये जो वायरस है कोरोना वायरस से प्रभावित भी वो सबसे ज्यादा देश नजर आए जिनसे चीन की टसल रही है, प्रतिद्वंदिता रही है, और अब यही वजह है कि पूरी दुनिया उससे जरूर जूझ रही है। G7 की समिट के जरिए कुछ रास्ता निकल सकता है चीन को सबक सिखाने के लिए? देखिए, चीन को मैं नहीं समझता कि चीन को कोरोना या भविष्य में होने वाले ऐसे किसी वायरस से जिससे बायोलॉजिकल वॉर शुरू किया जा सके, उससे रोकने के लिए कोई ऐसा सक्षम रास्ता निकट भविष्य में निकल आएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास कोई ऐसा बाध्यात्मक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके कहने पर बात मान जाए चीन या कोई भी देश। अभी आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की भी बात चीन नहीं मानता है। उस पर दस्तखत करने के बाद, उसका सिग्नेचरी होने के बाद WHO की भी कई बातें चीन नकार चुका है। तो ये तो वायरस के मामले में तो चीन के खिलाफ अभी मेरे ख्याल से निकट भविष्य में कोई सक्षम कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, बाकी चीजों के मामले में, जैसे ट्रेड के मामले में, जैसे मानवाधिकारों के हनन के मामले में, जैसे कॉलोनाइजेशन के मामले में, जैसे डेथ ट्रैप के मामले में, और जैसे साउथ चाइना सी के मामले में चीन की जो कार्रवाई है उस पे जो मतलब जहां ये साफ साफ दिखने वाली बातें हैं जी सर, वहां चीन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। और सर शायद ये चीन भी कुछ समझता है और यही वजह है कि चीन भी चिंतित जरूर है, क्योंकि चौतरफा तरीके से वो गिरता हुआ नजर आता है। त्रिपाठी जी और गुरप्रीत सिंह जी, आप मेरे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।